afternoon, students. In today's lecture we are going to learn about different economists and their views on economics. मतलब हम इस चैप्टर में अलग अलग बहुत ही वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ेंगे और उनके व्यूज़ क्या है हमारे इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, इकोनॉमिस्ट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं कंट्री के वेलफेयर के लिए, कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कहीं ना कहीं कंट्री के ग्रोथ के लिए। ओके, वन ऑफ एन वेरी बेस्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव कि अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, जो कोविड-19 उसके वजह से जो हमारी इकोनॉमी एडवर्सली अफेक्ट हुई है। तो जब भी ऐसा कुछ कंडीशन वर्ल्ड में या कुछ क्राइसिस ऐसा अराइज होता है, तभी हमारे इकोनॉमिस्ट जो होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है कंट्री को उस प्रॉब्लम से, उस क्राइसिस से उभारना। तो अभी जो कंडीशन है कोविड-19 उसकी वजह से सी इकोनॉमिक हैज बीन वेरी एडवर्सली अफेक्टेड। तो इसमें जो हमारे इकोनॉमिस्ट दे विल सजेस्ट देयर आइडियाज, दे विल सजेस्ट देयर कंसेप्ट, दे विल सजेस्ट देयर व्यूज, ताकि हम ये सब से ऊपर आ सके। अभी आप देखो कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, राइट। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, इन दिस लेक्चर, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 4 इकोनॉमिस्ट। ओके, सबसे पहले है कौटिल्य, जो हमारे देश के इटसेल्फ बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन, यू माइट हैव बीन हर्ड अबाउट हिम। ओके, दूसरे हम पढ़ने वाले हैं एडम स्मिथ के बारे में। ही इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इन द होल 11th and 12th process you will be learning about him in very detail. He has given lots of concept. Okay, then about Alfred Marshall, he is also one of a very famous economist. And then about Lionel Robbins, उनके बारे में अभी ये सब जो भी इनके कंसेप्ट होती है, ये सब बुक के जरिए अपनी बुक्स लिखते हैं, उस बुक को पब्लिश करते हैं एंड जो भी कुछ प्रॉब्लम अराइज होते हैं तो उनके कंसेप्ट को हम इम्प्लाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो कौटिल्य का है। ओके, उनका जो डेफिनेशन है वो वेल्थ के ऊपर है। उन्होंने अपना डेफिनेशन वेल्थ के ऊपर है। वेल्थ क्या है ये मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताया था। ओके, देन दूसरा जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, ही इज एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ, ही इज एन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, ये जो है ये फादर है इकोनॉमिक्स की। ओके, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने जो अपना कंसेप्ट दिया है वो किसके ऊपर दिया है? वेल्थ ओरिएंटेड, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ओके, देन जो हमारे तीसरे हैं इज अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने जो अपना कंसेप्ट दिया है वो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन है, वेलफेयर ओरिएंटेड। जो हमारे फोर्थ है, ही इज लियोनेल रॉबिन। हिज डेफिनेशन इज ऑन स्कैर्सिटी। ओके, तो ये 4 इकोनॉमिस्ट है, सबने अपने अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं। जो हमारी कौटिल्य उनका वेल्थ पे है, एडम स्मिथ का भी वेल्थ पे है डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल का वेलफेयर पे है। वो ऐसे बोलते हैं कि वेल्थ जरूरी नहीं है, लोगों का वेलफेयर, मतलब सब एक दूसरे की बेसिकली अगर इनको जैसे अल्फ्रेड मार्शल को जैसे ये लगता है कि वेल्थ इज नॉट एन ओनली रीजन फॉर द स्टेट डेवलपमेंट, तो इनका डेफिनेशन, ही इज क्रिटिसाइजिंग हिज वेल्थ एंड ही इज सेइंग नॉट ओनली वेल्थ बट वेलफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन लियोनेल रॉबिन इज सेइंग दैट स्कैर्सिटी, ओके, स्कैर्सिटी से हमको ऊपर आना है कि हमारे अनलिमिटेड वांट्स को कैसे लिमिटेड मीन्स के साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये सब जो है अपने अपने डेफिनेशंस, अपने अपने कंसेप्ट्स अपने अपने बुक में देते हैं। जैसे कि इन्होंने, एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, इंक्वायरी into the nature
एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। ओके, इनका डेफिनेशन इसके ऊपर था। इनके इस बुक में जो पब्लिश हुई थी 70-76 में, उन्होंने वेल्थ के ऊपर डेफिनेशन दिया था। वो वेल्थ के ऊपर डेफिनेशन क्या है, दैट विल बी लर्निंग elaborating, I'll be elaborating further, but just to understand so that आपकी कंसेप्ट क्लियर है। ओके, 1776 में इनका डेफिनेशन था, इसके ऊपर था, किस पे था? ओके, अभी वेलफेयर ओरिएंटेड का कब डेफिनेशन आया था? इट वाज इन 1890। दिस इज वेरी important what we'll say year, and many more concept Alfred Marshall is given in his book Principle of Economics. Okay, you have to remember this Principle of Economics. Okay, then again Lionel Robin has given the definition in the year 1932, and his book's name is An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. An Essay on Nature and Significance of Economic Science. Okay, तो इन चारों का विल बी लर्निंग अबाउट देयर व्यू ऑन अवर इकोनॉमिक फैक्टर्स। इनका है वेल्थ ओरिएंटेड, इनका है वेलफेयर ओरिएंटेड, इनका है स्कैर्सिटी ओरिएंटेड, इनका भी है वेल्थ ओरिएंटेड। ओके, इनका कब पब्लिश हुआ था? 1776। यू हैव टू रिमेंबर 1776, 1890, 1932। अब इसमें से याद करने के लिए तो सबसे पहले आप ये याद कर लेना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसका है? अल्फ्रेड मार्शल का है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इनका इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, मतलब हमको ये जो वेल्थ है ना, इसकी अक्वायर करने के लिए, इसको जनरेट करने के लिए हमको नेचर के बारे में पढ़ना है। ओके, देन इनका था एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड साइंस, मतलब हमको नेचर को पहले समझना है और साइंस और इकोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर, ओके, एंड सी अबाउट द each and every economist definition so that we find it easy to understand. Let us see Kautilya's view on economics. Okay, कौटिल्य जो हमारे चाणक्य है, एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा था। ओके, हमारी कंट्री में डेवलप किया था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम, अर्थ मीन्स वेल्थ, अर्थ का मतलब होता है वेल्थ। ओके, एंड शास्त्र का मतलब होता है साइंस। तो अर्थशास्त्र मतलब होता है कि वी आर लर्निंग अबाउट द वेल्थ। ओके, तो अर्थशास्त्र मीन्स साइंस ऑफ अक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। तो उनके हिसाब से कि अर्थशास्त्र का मतलब है साइंस ऑफ अक्वायरिंग, अक्वायरिंग मतलब हमको वेल्थ कैसे क्रिएट करना है कंट्री में, एंड उसको कैसे मैनेज करना है। ओके, तो अर्थशास्त्र मीन्स अक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ। ये किन्होंने बोला है? कौटिल्य ने बोला। ओके, अर्थशास्त्र इज ए ट्रिटाइज, एक अच्छे से लिखा हुआ, मतलब एक अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ लिखा हुआ है, ऑन किसके ऊपर? पॉलिटिकल इकोनॉमी इन अ ब्रॉडेस्ट सेंस। तो उनके हिसाब से अर्थशास्त्र इज ए ट्रिटाइज मतलब एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेट वे में, एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ है। किसके ऊपर लिखा है? पॉलिटिकल इकोनॉमी इन अ ब्रॉडेस्ट सेंस। ओके, नाउ उनके जो व्यूज हैं अर्थशास्त्र के ऊपर क्या है? सबसे पहला है क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। क्रूशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके लिए? वेल्थ अक्वायर करने के लिए। ओके, वेल्थ अक्वायर करना मतलब सिर्फ पैसे नहीं जमा करना, वेल्थ अक्वायर करना मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आप कंट्री में रोड बना रहे हो, ओके, डैम्स बना रहे हो, तो ये सब जब भी आप करते हो तो एक तरीके से वेल्थ बना रहे हो, क्योंकि वो लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहता है। ओके, सो क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, तो इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड पॉइंट, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज अ मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट, मतलब वो बोलते हैं कि जो कंट्री है उसको फोकस करना चाहिए। किस पे फोकस करना चाहिए? क्रिएशन ऑफ वेल्थ, मतलब हम हमारे कंट्री में कैसे वेल्थ को क्रिएट कर सके। क्यों? एज अ मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ताकि लोगों का भला हो सके। एज आई हैव टोल्ड हियर कि हम हमारे कंट्री में बहुत सारे डेवलपमेंट करेंगे, रोड, रेलवे, डैम, हॉस्पिटल्स को जब ये सब बना रहे, मतलब हम वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। किसके लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं? वेलफेयर ऑफ अ स्टेट। स्टेट मतलब जो स्टेट के अंदर लोग रहते हैं, मतलब हम, वी पीपल। ओके, देन थर्ड पॉइंट, नीड फॉर
efficient administration for good governance. ओके, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो मैनेज करे, जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करे वो एफिशिएंट होनी चाहिए, काबिल होनी चाहिए, ताकि तभी हम अच्छे से जो हमारी कंट्री का है उसको वेल्थ अक्वायर कर सकते हैं. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. वन मोर पॉइंट इज रिमेनिंग, दैट इज कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र. एक और बोला है कंपाइलेशन ऑफ, ओके दिस इज फोर्थ व्यू, कंपाइलेशन ऑफ political ideas, compilation of political ideas into अर्थशास्त्र. मतलब वो बोल रहे जो पॉलिटिकल आइडियाज होती है उसको हमको अर्थशास्त्र, मतलब जब हम वेल्थ अक्वायर करें तो हमको पॉलिटिकल आइडियाज मतलब जो उनके सोच होते हैं, जो विचार होते हैं पॉजिटिव, उनको लेना चाहिए ताकि हम हमारे अर्थशास्त्र को डेवलप कर सके, मतलब हमारे कंट्री के वेल्थ को डेवलप कर सके. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. अर्थ मीन्स व्हाट इज अर्थ? अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस. सो कौटिल्य क्या बोलते हैं कि अर्थशास्त्र मीन्स अक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ. ओके, फिर उसमें उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं. पहले पॉइंट क्या कि हमको एक अच्छा गुड गवर्नेंस मतलब स्टेट और जो व्हाट इज स्टेट एंड गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा. दूसरा, हमको अच्छे गवर्नेंस की मतलब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. देन फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, मतलब हमको ऐसा क्रिएट करना है, इस तरीके से वेल्थ क्रिएट करना है जिससे हम वेलफेयर ऑफ अ स्टेट कर सके. एंड देन कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द कौटिल्यस. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड सी अदर इकोनॉमिस्ट. लेट अस सी Adam Smith definition. तो Adam Smith has given definition on wealth orientation. Okay, and he is also called as a father of economics. You have to remember, I am saying again, Adam Smith is a father of economics. He has given definition on wealth in his book 1776, Inquiry into Nature and Causes of Wealth. Inquiry into the nature का मतलब है कि ऐसे फैक्टर्स जो वेल्थ क्रिएट करते हैं. ओके, इंक्वायरी इनटू द नेचर मतलब ऐसे फैक्टर्स जो वेल्थ क्रिएट करते हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएट होता है. ओके, एक ह्यूमन बीइंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो वेल्थ क्रिएट करता है. देन आफ्टर दैट देयर आर मेनी मोर फैक्टर्स जो वेल्थ क्रिएट करता है. तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले कि इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू हिम इनके की पॉइंट्स क्या है? लेजिस्फेरी दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट. एक कंट्री तभी वेल्थ क्रिएट कर सकती है जब गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो कम हो. तो इनके हिसाब से अगर गवर्नमेंट कम इंटरफेरेंस करेगी या नहीं इंटरफेरेंस करेगी तब जो देश है, जो कंट्री है वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकती है. ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो जब भी I'll give you one example, जैसे कि इंडस्ट्री का प्रोडक्शंस वगैरह होता है. ओके, इन द अर्लियर टाइम देयर वर लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही थी. जब इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही है, ओके, तो हमारी कंट्री का जो इनकम है, आउटपुट है, वो जनरेट नहीं हो पा रहा है. इनकम जनरेट नहीं हो पा रहा है मतलब पैसा नहीं आ रहा है, राइट, डेवलपमेंट नहीं आ रहा है, तो वेल्थ क्रिएट नहीं हो पा रहा था, राइट. तो वो बोल रहे कि अगर गवर्नमेंट कम इंटरफेयर करेगी तो हम ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं. वहीं पे अगर गवर्नमेंट कम इंटरफेरेंस करेगी तो इंडस्ट्री दे कैन सेटअप एस्टैब्लिश इजीली, दे कैन फंक्शन इजीली, दे कैन जनरेट आउटपुट इजीली, दे कैन जनरेट इनकम इजीली, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट आ सकता है. तो ये सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है. तो उनका कहने का मतलब है कि जब नॉन इंटरवेंशन होगा गवर्नमेंट का तो देश जो है वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकती है, मतलब क्रिएट कर सकती है. ओके, दूसरा कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन. हमको कैपिटल और वेल्थ दोनों को एक्यूमुलेट करना है. एक्यूमुलेट मतलब जमा करना है, बचा के रखना है. तो ये कैसे हो सकता है? हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम सेविंग कर सकते हैं, राइट. जो भी कुछ हमारा इनकम आता है अगर हम उसको इनकम सेव करें, इन्वेस्ट करें तो हम ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं. तो सेकेंड पॉइंट उनका है कि कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, तभी जो देश का है वो वेल्थ क्रिएट हो सकता है. देन थर्ड पॉइंट, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स. नेचर्स लॉ मतलब नेचर का क्या योगदान है इकोनॉमिक में. तो नेचर्स में तो हम सब आते हैं. तो उनका कहने का मतलब अगर हर इंडिविजुअल अपना काम अच्छे से करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेगा, क्योंकि जो
जो नेचर है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग से ही बना है। तो अगर हर कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करेगा, अच्छे से प्रोडक्शन करेगा, अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हर एक ह्यूमन बीइंग अच्छे से करेगा तो हम अपने वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर इज वन ऑफ एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एन क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ओके, मतलब बहुत बड़ा योगदान है नेचर्स लॉ का इकोनॉमिक अफेयर में, किस चीज के लिए? वेल्थ क्रिएट करने के लिए। Okay, then division of labor as an aspect of growth theory. Division of labor मतलब वो लेबर को वो काम देना जो वो एफिशिएंटली कर सके। ओके, क्योंकि हर लेबर अलग अलग रहता है, तो अगर आप लेबर को अच्छे से डिवाइड करोगे, अगर आप लेबर को अच्छे से डिवाइड करोगे, जो काम के लिए जो सूटेबल, अगर आप उसको वो काम दोगे तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो इनकम आएगा, इनकम आएगा तो वेल्थ जनरेट होगा। तो जब डिवीजन ऑफ लेबर बराबर से रहेगा तो हमारे कंट्री का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, इनकम आएगा तो हमारा वेल्थ क्रिएट होगा। I hope you all have understood. Adam Smith is a father of economics. His definition is on wealth orientation. उन्होंने अपनी definition दी थी 1776 piece of work जो है inquiry into the nation, मतलब ऐसे factors okay जो cause wealth create करते हैं। okay, तो we are the factors. There are many more factors. like land is a factor, labor is a factor, lots of factor. okay, जो wealth create करते हैं। और उनका point क्या होंगे, की points क्या? गवर्नमेंट का least intervention होना चाहिए। दूसरा, हमको हमारे कैपिटल और वेल्थ को एक्यूमुलेट करना चाहिए थ्रू द पॉइंट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड मेनी मोर थिंग्स। ओके, थोड़ा तो बचा के भी रखना चाहिए। देन नेचर्स लॉ मतलब हमारा योगदान क्या है इकोनॉमिक अफेयर्स में। अगर हमारा योगदान पॉजिटिव है, अच्छा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा देश के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप सही लेबर को सही काम दोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा तो वेल्थ जनरेट होगा। Okay, I hope till here you have understood. Now let's move further. Now there are two more definition is remaining, that is welfare oriented and second is scarcity oriented. Okay, these two definitions is one as I have told that it is given by Alfred Marshall and it is given by Lionel. Okay, Robin Lionel. These two definition I will be taking in the next lecture. Okay, because it will take a time for elaboration, so I will be taking in the next lecture. And student, if you all have any doubt regarding lectures, if you are not able to understand, you all can text me, you all can message me, and you all can ask me. And one more instruction I have to give, that after the completion of the lecture, okay, you all have to maintain a notes. Whatever return work is being done on the blackboard, you have to maintain a notebook and you have to write all the return work which I am giving in the blackboard, so that while learning you will find it easy. And also after the completion of the chapter I will be giving the notes. Okay, either I will be giving it in a PDF form, or either I will be writing and sending you all a photocopy. All of you have to maintain a book. Even your book contain a 5 marks. Okay, if you are not maintaining book, I won't be giving you all any marks. If you all have any doubt, you all can ask me. Thank you for today's lecture.